अभी हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आता है आर्टिकल 76 में। इसमें ये कहा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन है वो लॉ ऑफिसर टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स 1987 में दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया के 3 लॉ ऑफिसर होंगे और वो कौन कौन से होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन तीनों में से जो सुप्रीम लॉ ऑफिसर होगा वो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्ट किया जाएगा। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है। यानी कि जो एलिजिबिलिटीज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास होनी चाहिए वही एलिजिबिलिटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के नाते। फिर उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के लिए। और प्रेसिडेंट की राय में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ना हो। ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए किसके लिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। अभी हम लोग देखेंगे टर्म एंड इमोल्यूमेंट्स, जिसमें आर्टिकल 76(4) में ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कब तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा? जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की खुशी होगी उसमें, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो डिसाइड भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। यानी कि उसके काल से लेके, यानी कि वो जितनी देर तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा उससे लेके उसकी सैलरी तक सारा जिम्मेदारी किसका है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ही उसकी सैलरी डिसाइड करेगा और प्रेसिडेंट ही ये डिसाइड करेगा कि वो अपनी पोस्ट पर कब तक बना रह सकता है। उसके बाद उसका जो टर्म है यानी कि टेन्योर पीरियड जो उसका है वो अनिश्चित काल होता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है। 1987 के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट उसको हटाना भी चाहे तो 3 महीने पहले उसको ये बताना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि आपके खिलाफ रेजोल्यूशन दिया जा रहा है, यानी कि 3 महीने पहले उसको ये नोटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि अगर खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे अपनी पोस्ट से हटना तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। अगर वो अपनी पोस्ट से खुश नहीं है, अगर वो अपने काम करने के तरीके से खुश नहीं है या अपने उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं उससे ना खुश है तो वो क्या करेगा? रिजाइन दे देगा। रिजाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। पहला कि इंडियन गवर्नमेंट के लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। दूसरा, लीगल नेचर के ऐसे फंक्शंस यानी कि काम जो लीगल नेचर के हैं जो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपेगा वो कौन देखेगा? EGI देखेगा, वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। प्रेसिडेंट अगर उसको लीगल नेचर से रिलेटेड कोई भी काम सौंपता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन या फेमस लॉ के जो अंडर आने वाले काम हैं वो कौन देखेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपनी कोई राय नहीं दे सकता। उसके बाद आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कुछ कामों की लीगल कामों की लिस्ट मांगता है तो इंडियन गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा।